26 फरवरी 1966 वीर सावरकर की अंतिम यात्रा। एक ऐसा अमर व्यक्तित्व जिसने कभी भी किसी यश या पद की इच्छा व्यक्त नहीं की, जिन्होंने मौत की परवाह नहीं की, देश प्रेम की भावना जिनमें कूट कूट कर भरी थी। ऐसे महापुरुष वीर सावरकर ने उस समय जन्म लिया जब 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिध्वनि वायुमंडल में गूंज रही थी। उन्होंने खुले शब्दों में 1857 के संग्राम को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जब पूरा उपमहाद्वीप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, 28 मई 1883 को विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक के पास भगुर गांव में जन्म लिया। ये वही मकान है जहां वे पैदा हुए। अब विनायक सावरकर को ही स्वामी दयानंद द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक और वासुदेव बलवंत फड़के के क्रांतिकारी कदम को एक मूर्त रूप देना था, जो उस समय जीवित नहीं थे। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुलसी श्री सती शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते। स्कूल और घर में विनायक ने महाभारत और रामायण का ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि राणा प्रताप और शिवाजी जैसे इतिहास पुरुषों से साहस और आजादी का पाठ भी सीखा। बचपन से ही बालक विनायक अखबार पढ़ने में रुचि लेते थे और दुनिया भर की खबर रखते थे। (1897) में पश्चिमी भारत में प्लेग की महामारी फैल गई। उधर भारी अकाल पड़ा था, लेकिन अंग्रेज इस अकाल व महामारी को रोकने के दौरान भी अत्याचारों से बाज नहीं आए। लोगों के घर बार जला दिए गए, उनको घरों से घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी अखबार केसरी के मुख्य पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में छापा कि क्या सरकार की मति मारी गई है। अत्याचार के कारण शहरों व नगरों में सन्नाटे का राज था। प्लेग रोग निराकरण के विशेष कमिश्नर W.C. रैंड के खिलाफ जोरदार आवाजें उठ रही थीं, क्योंकि वे प्लेग ग्रस्त इलाकों में जाने के बजाय सरकारी मकान में ऐशो आराम से महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मना रहे थे। जयंती समारोह से लौटते समय रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को गोली मार दी गई। इस जुर्म में चापेकर भाइयों को फांसी लग गई। इस पर विनायक आक्रोश से खौल उठे। उस छोटे से बच्चे ने प्रतिज्ञा की, जान की बाजी लगा दूंगा। सावर करने वालों पर सावरकर ने एक कविता लिखी, जिसकी काफी प्रशंसा हुई। दुष्ट नराधम चीत पड़े। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था
केवल 15 वर्ष का बालक ऐसी कविता लिख सकता है? बाद में वही बालक सावरकर के भाषणों को सुनकर स्तब्ध रह गए। नासिक में जहां लोग प्रार्थना करने मंदिर जाते थे, वहीं सावरकर उस घंटे के सामने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, जिसे वीर मराठों ने घमासान लड़ाई के बाद पुर्तगालियों से छीन लिया था। नासिक में ही विनायक ने माध्यमिक शिक्षा ली। उन्होंने अपने बड़े भाई बाबा राव सावरकर को लेकर उन लोगों के साथ अभिनव भारत की शुरुआत की, जो भारत का एक नया रूप देखना चाहते थे। ये आंदोलन, जो केवल 5 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, बहुत तेजी से देश के कोने कोने तक फैल गया। इस अभिनव भारत की मांग थी पूर्ण स्वराज। इस संस्था का हर सदस्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना पूर्ण सहयोग देता था। लेख के माध्यम से जनता में जागृति पैदा करके, पुस्तकें छापकर, क्रांति लाकर, यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति देकर। मैट्रिक करने के बाद 1902 में विनायक पुणे के फर्गुसन कॉलेज में अध्ययन के लिए गए। ये वही कॉलेज हॉस्टल का कमरा है जिसमें सावरकर रहे थे। पाठ्य पुस्तकों और अंग्रेजी साहित्य के अतिरिक्त सावरकर ने भारतीय संस्कृति व इतिहास का गहन अध्ययन किया। उन्होंने यहाँ भी अभिनव भारत का गठन किया। कॉलेज अधिकारियों ने राजनीतिक विषय पर चर्चा को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। इसके बावजूद सावरकर यथासंभव इस विषय पर चर्चा करते और अपने लोगों को प्रोत्साहन देते रहे। एक छात्र नेता के रूप में चर्चा करने और मार्गदर्शन के लिए सावरकर अक्सर लोकमान्य तिलक से मिलते रहते थे। 1905 में हर राजनीतिक नेता को डर था कि बंगाल अब बंट जाएगा। भारत की जनता ने बंग भंग का कड़ा विरोध किया। सावरकर ने अपने विद्यार्थी दोस्तों के साथ मिलकर लंकाशायर से आयातित कपड़ों की होली जलाई। इसका सांकेतिक अर्थ था ब्रिटिश राज को जलाना। इससे कॉलेज का प्रिंसिपल सावरकर से रुष्ट हो उठा। सावरकर को 10 रुपया जुर्माना किया और हॉस्टल से निकाल दिया गया। तिलक ने कॉलेज के कर्मचारियों की ये कहकर निंदा की कि वे हमारे शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने ब्रिटेन में युवाओं के लिए स्कॉलरशिप शुरू करवाई। सावरकर ने इसके लिए आवेदन किया। तिलक ने लिखा, प्रियवर पंडित श्याम जी, आपके निर्देशानुसार मैं श्री सावरकर का स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर किया हुआ अनुबंध पत्र भेज रहा हूं, जो आपके मसौदे के अनुसार ही है। आपका शुभचिंतक बाल गंगाधर तिलक। जैसे ही सावरकर ने इंग्लैंड के
इंडिया हाउस में ही सावरकर ने आजाद भारत के झंडे की रचना की। उनके अनुरोध पर मैडम कामा और सरदार सिंह राणा ने 1907 में स्टटगार्ट की इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में यह झंडा फहराया। मैडम कामा की अपील साम्राज्यवाद के शिकंजे से मानव जाति के 1/5 भाग लोगों को बचाने के नारे को दुनिया भर के सोशलिस्ट नेताओं का अपार समर्थन मिला। इधर भारत में विद्रोह की भयावह स्थिति थी। अंग्रेजों ने प्रेस के दरवाजों पर ताले लगा दिए और राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया। पंजाब में दमन चक्र बहुत जोरों पर था। इस हिंसा का बदला लेने के लिए अभिनव भारत के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने लंदन की इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडिया हाउस के महत्वपूर्ण व्यक्ति सर कर्जन बाई की हत्या कर दी। धिंगरा को जेल में डाल दिया गया और पेंटन विले की जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटकाए जाने से पहले धिंगरा ने कहा था, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं भारत भूमि पर ही बार बार जन्म लूं और बार बार भारत माता के लिए ही शहीद हो जाऊं। विंस्टन चर्चिल ने कहा, धिंगरा के अंतिम शब्द देशभक्ति के नाम पर सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। इंडिया हाउस बंद कर दिया गया। सावरकर और उनके साथी लंदन से भाग निकले। ब्रिगटन में सावरकर ने एक कविता लिखी। शायद ऐसी ही तमन्ना विदेश में रहने वाले हर क्रांतिकारी की रहती होगी। उन्होंने महासागर की ऊंची ऊंची लहरों को देखकर कहा, हे सागर, मुझे मेरी मातृभूमि के चरणों पर ले जा। सागरा प्राण तळमळला, भूमातेच्या चरण तला तुझ धूता, मी नित्य पाहिला होता, मज बदलासी अन्य देशी चल जाऊ, सृष्टीची विविधता पाहू, तई जननी हृद विरह शंकितची झाले, हरि तुवा वचन तिज दिथले, मार्गज्ञ स्वये मीच पृष्ठीवाहीन, त्वरितया परत आणीन, विश्वसलो या तव वचनी, जगदनुभव योगे बनुनी, तव अधिक शक्त उद्धरणी, येईन त्वरे कथुनि सोडिले तिजना, सागरा प्राण तळमळला। लंदन लौटकर सावरकर अपने काम में फिर जुट गए। जब कभी भी उन्हें समय मिलता, वे रोमन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के उपनिवेशवादी इतिहास को पलट पलट कर अध्ययन करते। इंडिया हाउस लाइब्रेरी में भारत और लंदन के बीच हुए गोपनीय पत्राचार तथा अन्य सैनिक विवरण हासिल करने में वे कामयाब हो गए। यहाँ 2 वर्षों तक गहन अध्ययन के बाद आखिर सावरकर ने सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पहला ऐतिहासिक लेखा-जोखा तैयार कर लिया। सावरकर पर गुप्त रूप से कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। साहित्य के इतिहास में शायद ये पहली घटना थी
जब किसी पुस्तक के छपने से पहले ही उसे गैर कानूनी करार दिया गया हो। सावरकर की पुस्तक को 38 वर्षों तक, यानी जब तक भारत आजाद नहीं हो गया था, तब तक अवैध माना गया। इस पुस्तक को हॉलैंड में इस तरह गुप्त रूप से छापा गया कि वो चार्ल्स डिकेंस और वॉल्टर स्कॉट की पुस्तकें लगीं। इसका फ्रेंच, जर्मन और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और दुनिया के कई देशों में यह पुस्तक गुप्त रूप से पहुंची। इसी बीच भारत में विनायक के भाई बाबा राव सावरकर ने पूर्ण क्रांति के स्वरों को कविता के छंदों में बांधकर एक कविता संग्रह निकाला। उन्हें नासिक में गिरफ्तार करके आजीवन काले पानी की सजा दे दी गई। विनायक के छोटे भाई नारायण राव को भी आजादी की बात को प्रोत्साहन देने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों की बर्बरता असहनीय होने लगी। क्रांतिकारी क्रुद्ध हो उठे। अनंत कन्हेरे ने नासिक के कलेक्टर एएमटी जैक्सन की हत्या कर दी। कन्हेरे को फांसी पर लटका दिया गया। इस सिलसिले में यह साबित किया गया कि जिस पिस्तौल से जैक्सन की हत्या की गई है, उसे लंदन से सावरकर ने एक पुस्तक के साथ भेजा था। मार्च 1910 में जब सावरकर पेरिस से लंदन लौटे तो विक्टोरिया स्टेशन पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ब्रिक्सटन जेल में रखा गया। एक ओर तो ब्रिटिश सरकार ने माजनी, कार्ल मार्क्स, गैरिबाल्डी, कोसुत, लेनिन और कई अन्य क्रांतिकारियों को पनाह दी, लेकिन सावरकर और डी वलेरा के साथ वहां अलग ही सुलूक हुआ, क्योंकि वे ब्रिटिश राज के अंतर्गत आते थे। बाद में उन पर भारत में ही मुकदमा चलाने के लिए सावरकर को भारत भेजा गया। सावरकर का जहाज जब मार्सेलिस बंदरगाह पहुंचा तो वहां पर तैनात रक्षकों को चकमा देकर बड़े सवेरे ही आजाद होने के लिए जहाज से कूदकर वे समुद्र में तैरते हुए किनारे चले आए। मगर भाग्य ने साथ नहीं दिया। वे पकड़ लिए गए। ये कोशिश सावरकर का एक महान कार्य था। हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने फ्रांस ने दावा किया कि सावरकर को अंग्रेज उनके अधिकार क्षेत्र से नहीं ले जा सकते। बंबई हाई कोर्ट में विनायक दामोदर सावरकर के मुकदमे की सुनवाई के लिए कोई जूरी नहीं थी। ब्रिटिश शासन के दौरान कानून व्यवस्था पर इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। सावरकर ने अपील करने से इनकार कर दिया। जल्दीबाजी में एक विशेष ट्राइब्यूनल बनाया गया। फिर भी सावरकर के हेग वाले मामले को लेकर फ्रांस और इंग्लैंड में अपने अधिकारों को जताने के लिए रस्साकसी चलती रही। सावरकर पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध भड़काने, जैक्सन के हत्यारे को उकसाने और राजद्रोह जैसे आरोप लगाए गए। ऐसे कानूनी दस्तावेज बनाए गए जो बनावटी थे। सावरकर की जायदाद को जब्त करके उन्हें दुगने आजन्म कारावास की सजा दी गई। सावरकर को अंडमान में पोर्ट ब्लेयर एसएस महाराजा में ले जाया गया। उस समय आमतौर पर इस पर राजसी लोग ही यात्रा किया करते थे। ब्रिटिश राज के दौरान अंडमान द्वीप यानी काला पानी शैतानों का द्वीप था। जिस अपराधी को इस द्वीप पर भेजा जाता था उसकी कभी भी जिंदा वापस आने की उम्मीद नहीं थी। सेल्युलर जेल का मुख्य द्वार ही इतने भयानक ढंग से बनाया गया था
कि कैदी उसे देखते ही कांप उठता। जब सावरकर यहां पहुंचे तो किसी भी कैदी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सावरकर के वहां रहने से जेल कर्मचारियों के बीच बराबर डर सा बना रहता था। विनायक सावरकर को यहां पहुंचने पर यह मालूम नहीं था कि उनके बड़े भाई बाबा राव भी उसी जेल में सजा भुगत रहे हैं। उन्हें बस इतना ही मालूम था कि उनके बड़े भाई को जेल हुई है, मगर कहां हुई है ये पता नहीं था। 6-8 महीनों के बाद ही उन्हें पता चल सका कि उनके बड़े भाई भी यहीं कैद हैं। उनके छोटे भाई नारायण राव को भी महाद्वीप में कैद कर रखा था। अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए तीनों भाइयों को जेल में जाना पड़ा। तरह तरह की अड़चनों के आने पर भी सावरकर का आत्मबल कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने आत्मबल को और बढ़ाया। उनकी बौद्धिकता के सामने भौतिकता की एक भी नहीं चली। जंजीरों की जकड़न और जेल की सलाखें तो उन्हें केवल शारीरिक रूप से ही बांधे हुए थीं, लेकिन मन तो आजाद पंछी था। मातृभूमि की आजादी के लिए मन को वे हमेशा ईश्वर में लगाए रखते थे। अनादिमी अनंतमी अनादिमी अनंतमी अबध्यमी भला मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला अनादिमी अट्टहास करित जई धर्म धारणी मृत्युसीच गाठ घालू मी घुसेरणी अग्निदाळी मजसीना खड्ग छेदितो भिवनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो खुळारी तया स्वये मृत्यूच्याची भीतीने भिववू मजसिये अनादिमी अनंतमी अबध्यमी उन दिनों आजीवन कारावास की अवधि आमतौर पर 25 वर्ष की होती थी, जिसका मतलब था कि सावरकर को कुल मिलाकर 50 वर्षों तक जेल की काली कोठरी में रहना होगा। शुरू में उनको 6 महीने निर्जन कारावास की सजा दी गई, जिसका मकसद था उनके आत्मबल को तोड़ना। निर्जन कारावास के दौरान भी उन्हें अपमानित करने के लिए सूचित किया गया कि बंबई विश्वविद्यालय के सीनेट ने उनकी बीए की डिग्री को वापस ले लिया है। ये इतनी गिरी हुई कार्रवाई थी कि शर्म के मारे कई अंग्रेजों के भी सिर झुक गए। सावरकर को एक राजनीतिक कैदी नहीं, बल्कि हमेशा एक अपराधी ही समझा गया। 1911 के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के राज्याभिषेक के समय बहुत से कैदियों की रिहाई हुई और कई कैदियों की सजा को कम किया गया, लेकिन बाबा राव और विनायक सावरकर की ओर से सरकार ने चुप्पी ही साधे रखी।
इसके विपरीत विनायक को और दुख देने के उद्देश्य से एक ऐसी कोठरी में रखा गया जहां से उनको मजबूर होकर अंग्रेजों की बर्बरता के दृश्य देखने पड़ते। विनायक को लोहे की आड़ी जंजीरों में जकड़ा गया। इस तरह कड़ी और बर्बर सजा जेल के नियमों के मामूली उल्लंघन के लिए दी गई। उनको हथकड़ियां लगाकर 7 दिन तक खड़ा रखा गया। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि एक दूसरे बंदी का लिखा पर्चा उनकी कोठरी में से मिला। सावरकर ने खुद अपनी निर्जन कोठरी में कई वर्षों की सजा का वर्णन किया है। जब शरीर जंजीरों में जकड़ा था तो मन की उड़ान उनको समुद्र पार ले जाती, पहाड़ों पर चढ़ाती, फूलों पर भंवरे की तरह उड़ाती, अपने सगे संबंधियों के दर्शनों की खोज करती, ईश्वर की महिमा के गुण आलापती और भारतीय पौराणिक इतिहास और उसकी विशालता में डूबी रहती थी। दीवारों पर नाखूनों से कविताएं लिखी। समय समय पर जेल की दीवारों पर सफेदी होने से ये कविताएं मिट जाती, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं को याद करना शुरू किया, जो एक आश्चर्यजनक काम था। उन्होंने अंडमान की जेल में वर्षों रहकर 10,000 से भी अधिक कविताएं रची। आठ वर्ष के बाद सावरकर अपनी पत्नी यमुनाबाई और भाई नारायण राव से मिले। वे 1500 मील का लंबा सफर तय करके मिलने आए, मगर मिलाप हुआ पहले दिन सिर्फ 60 मिनट के लिए और दूसरे दिन सिर्फ 75 मिनट के लिए। उनको अपने बड़े भाई बाबा राव की पत्नी यशोदा की मृत्यु का समाचार मिला, जो उन्हें एक बहन की तरह प्यारी थी। एक कैदी की पत्नी होने के नाते एक तिरस्कृत मौत, एक और गुमनाम शहीद जिसे इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं मिली। जेल में कटुतापूर्ण व्यवहार की एक सजा थी, एक दिन में 30 पाउंड तेल पेरना। सावरकर उन सैकड़ों क्रांतिकारियों में से एक थे जिनको अमानवीय बर्ताव झेलना पड़ा। आज जिस आजादी का आनंद हम उठा रहे हैं, उसके पीछे दिए गए त्याग की तुलना कौन कर सकता है? औरों के साथ साथ मैक्सिम गोर्की ने सावरकर और उनके साथियों के बारे में लिखा कि इन्होंने आशा की एक नई भावना जागृत की, जिसने गंगा के किनारों पर ब्रिटिश राज को नकारा। घटिया खाने और कड़ी सजा ने सावरकर की शारीरिक शक्ति को तोड़ दिया। वे बीमार पड़ गए। विचारों की कोठरी में पड़े जब लगता था कि मौत टल नहीं सकती, उस वक्त उन्होंने अपने दृढ़ इरादे को संयत रखा और मौत को अपने पास फटकने तक न दिया। वे कैसे मर सकते थे? उनके भीतर देश को आजाद देखने की आशा जो जीवित थी। पहली अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की बंबई में मृत्यु हो गई। जब खबर पोर्ट ब्लेयर पहुंची तो सावरकर ने महान नेता को श्रद्धांजलि के तौर पर पूर्ण उपवास रखा। उस दिन
अन्य कैदियों ने भी अन्न को छुआ तक नहीं। समूचे भारत और दुनिया के अन्य देशों में सावरकर भाइयों की रिहाई की मांग उठी। अंग्रेज अफसरों ने बाबा राव और विनायक को भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित करने का फैसला किया। विनायक को रत्नागिरी लाया गया, जहां जेल सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। यहां उनको कुछ सुविधाएं दी गईं। उनका पहला काम था अंडमान में रची और याद की गई हजारों कविताओं को एक लिखित रूप देना। लहान नटवी करी नटुरी हटुरी नाना नखरे वरते वरी आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव कवै हिंदुरिति स्मृतः हाय तुझा गोड गातची गाना छड़ी विरह वेदना प्राण। 1924 में सावरकर को इन शर्तों पर रिहा किया गया कि वे ना तो रत्नागिरी जिले से बाहर जाएं और ना ही किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लें। शर्तों के उल्लंघन की सजा थी दोबारा कैद। ऐसा ऐसा हिंदू मात्र हो भाषा विजयाचार्य उभ्या 7 शतकांचा उगमे सूर धिंकिरे बेचारा अहो धिंकिरे बेचारा अहो धिंकिरे बेचारा। जयोस्तुते श्री महन्मंगले शिवात्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती स्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे। राष्ट्राचे चैतन्य मूर्ततु सावरकर ने फैसला किया कि वे सामाजिक सुधार में लग जाएं, खासतौर पर रूढ़िवादी हिंदू विचारधारा की संकुचित मनस्थिति को सुधारा जाए। अछूत बच्चों को कक्षाओं से बाहर रखा जाता था। सावरकर का मूलभूत क्रांतिकारी हल था सभी बच्चों को साथ साथ बिठाना। उन्होंने अपनी पत्नी यमुनाबाई से कहा कि जाति पाति और बिना किसी भेदभाव के पास पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा हल्दी कुमकुम के लिए आमंत्रित करें। सदियों की लापरवाही के बाद बहिष्कृत बच्चों और महिलाओं को महसूस होने लगा कि आखिर किसी को तो उनकी परवाह है। बंधु बंधु ओ महादेव जी पिता आपुला चला कया बंधु तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधु बंधु ब्राह्मण वा क्षत्रिय सांग कसले ही। सावरकर ने उनके लिए उन मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जो पहले बंद थे। हिंदू जाति आम्हात तिला बंधू तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधु बंधू।
सावरकर ने देवनागरी लिपि की परिशुद्धता और सरलता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जातीय अवरोधों को तोड़ने के लिए अंतर्जातीय भोज को प्रोत्साहन दिया, जिसने एक आंदोलन का रूप लिया और जिसका नाम पड़ा सहभोज। 1927 में गांधी जी रत्नागिरी आए और सावरकर से मिले। सावरकर उस समय जिस मकान में रहते थे वो जगह तिलक के जन्मगृह के सामने थी। लंदन में सावरकर की पढ़ाई के दिनों के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात थी। रत्नागिरी में रहते हुए सावरकर अपने लेखन कार्य में जुटे रहे। उन्होंने अपने आत्मसंस्मरण लिखे, हिंदू दर्शन पर लेख, नाटक, सामाजिक पुनर्गठन और सामाजिक समता पर लेख लिखे, जो व्यवहार्य सभ्यता के लिए आवश्यक है। अंत में 1937 में सावरकर को बिना किसी शर्त रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई का दिन 10 मई था। संयोग से यह वही दिन था जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। आजादी से आने जाने की छूट के बाद सावरकर ने भारत के हर हिस्से की लंबी यात्रा की। वे जहां भी गए लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, केवल एक हिंदू सुधारक के नाते नहीं, बल्कि एक अग्रणी देशभक्त और क्रांतिकारी के नाते। सावरकर के अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट विचार थे। ब्रिटिश राज के विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने कहा, बर्बाद करने से पहले तुमको मालूम होना चाहिए कि उसकी जगह किसका निर्माण कर रहे हो। उन्होंने कहा, आवश्यक है भारत आजाद हो, भारत संगठित हो, भारत एक गणतंत्र बने, भारत की एक भाषा और एक लिपि हो। वो लिपि नागरी है और भाषा है हिंदी। गणतंत्र यानी राष्ट्रीय रूप की सरकार जिसकी सार्वभौम शक्ति भारतीय जनता के हाथ में हो। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो सावरकर ने भारतीय युवाओं को संगठित करने का अवसर देखा और उन्होंने महसूस किया कि एक ऐसा प्रशिक्षित और अनुशासित दल तैयार हो जाएगा जो ऐसी दिशा ढूंढने के योग्य बने जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हाँ, तुमच्या मर्जीचा प्रश्न आहे, कारण इट इज नॉट द गन दैट फाइट्स, बट द हैंड बिहाइंड इट, एंड नॉट इवन द हैंड, बट द हार्ट बिहाइंड इट। जून 1940 सुभाष चंद्र बोस ने बंबई में सावरकर से बातचीत की। इस भेंट वार्ता का विवरण मालूम नहीं है, लेकिन ये सच है कि उस दिन के बाद सुभाष बाबू की फौजी कार्रवाई के विचार मालूम पड़ गए। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता का झंडा पहली बार भारत भूमि पर लहराया। ये उचित ही था कि झंडा पहले अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में लहराया गया, जहां भारतीय क्रांतिकारियों ने यातनाएं झेली और मौत को गले लगाया। अंग्रेज भारत छोड़ गए और अंत में हमें स्वतंत्रता मिली। श्री महान मंगले शिवात्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती स्वामः यशोयु। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने जीवन काल में पहली बार प्रसन्नता अनुभव की। राष्ट्राते चैतन्य मूर्ततु।